चारों डॉक्ट्रिन्स हो चुके हैं, चारों डॉक्ट्रिन्स हो गए हैं। चारों डॉक्ट्रिन्स को लेकर अगर डिस्कशन कंप्लीट हो गया है तो अब हम आर्टिकल 13 के बाद आर्टिकल 14 में जाते हैं। आर्टिकल 14 के क्लास बाय हिमसेल्फ, जो सोलापुर एक ही सिंगल पर्सन लॉ, मतलब एक व्यक्ति को जब एप्लीकेबल होता है तो वो व्यक्ति इटसेल्फ इज अ क्लास। आर्टिकल 14 क्या कहता है? सारे क्लास, एवरी कास्ट, क्रीड, क्लास, रिलीजन, कोई भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, जेंडर हो, सबको सेम ट्रीटमेंट। यहां पर कंपनी हो, कॉर्पोरेशन हो, कोई भी हो, सबको सेम ट्रीटमेंट। ऐसा जब हम कहते हैं तो जब सिंगल पर्सन लॉ बनता है, सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स का इमरजेंसी एक्ट बना था, वो एक अलग क्लास ऑफ पर्सन माना गया था, उसको बाकी पर्सन मतलब बाकी कंपनी से सेपरेट किया गया था। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लास। ओके, तो आर्टिकल 14, अब मैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उस पर आ रहा हूं। सब लोग आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वलिटी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आर्टिकल 14 को लेकर जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं, आर्टिकल 14 को लेकर जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं, प्लीज आप अगेन इस पर सवाल आने पर आपको वो केस लॉज का रेफरेंस देना है, इसलिए वहां पर केस लॉज लिख लो। आर्टिकल 14 में अभी अभी हमने जो डिस्कस किया केस लॉज, वहां पर लिखना बशेश्वर नाथ का केस देखा हमने अभी, इनकम टैक्स कमीशन का बशेश्वर नाथ का केस था जो आर्टिकल 14 का रेफरेंस था, जिसमें देन चरणजीत लाल का भी केस देखा है जिसमें आर्टिकल 14 का रेफरेंस है। देन थर्ड एयर इंडिया का केस है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी आपसे, वर्सेस एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। हम एयर इंडिया केस सिर्फ लिखेंगे वहां पर एग्जाम में। मिठू वर्सेस स्टेट का केस है। ये थर्ड एंड फोर्थ केस में डिस्कस करता हूं। आर्टिकल 14 में बशेश्वर नाथ का केस था, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट्स में देखा है कि फंडामेंटल राइट्स को हम वेव नहीं कर सकते, मतलब आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है वो वेव नहीं हो सकता है। चंद्रजीत लाल के केस में हमने देखा है सिंगल पर्सन लॉ बन सकता है, वहां पे आर्टिकल 14 का रेफरेंस नहीं आएगा बिकॉज सिंगल पर्सन लॉ इज अ क्लास इटसेल्फ, वो एक सेपरेट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 14 का रेफरेंस चंद्रजीत लाल सिंगल पर्सन लॉ में भी नहीं आएगा। व्हाट इज एयर इंडिया केस एंड व्हाट इज मिटू केस, लेट अस अंडरस्टैंड। पहले एयर इंडिया का केस क्या है, हाउ राइट ऑफ इक्वलिटी कम्स ओवर देयर। देखो राइट ऑफ इक्वलिटी क्या कहता है, every person is equal before law, all likes must be treated alike। equality before law जब हम कहते हैं, it is a British concept और it is negative nature because वो कहता है no man is above law, no man negatively present करता है, no man is above law, कानून के ऊपर कोई नहीं है। whereas equal protection of law ये अमेरिकन कंसेप्ट है, वो पॉजिटिव कंसेप्ट है, वो कहता है all likes must be treated alike। अब सुनना, यहां पर हम कहते हैं all likes must be treated alike, वो कहते हैं but at the same time you can't बोलो you can't have laws for separate class of people। वो कहते हैं all likes will be treated alike but state government cannot treat unequal people as equal। all likes will be treated as alike, people should be treated equally, बट जो अनइक्वल पीपल है उनको गवर्नमेंट इक्वल ट्रीट नहीं कर सकती। मतलब हमारे यहाँ पर कुछ अंडर प्रिविलेज क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट कानून लाता है, आपने सुना होगा SC ST कानून आता है, OBC कानून आता है। तो ये कानून वुमेन्स के लिए अलग कानून आता है, चिल्ड्रन के लिए अलग कानून आता है। ये क्यों आता है? बिकॉज राइट ऑफ इक्वलिटी बनी ही है, बट इक्वलिटी सिर्फ लाइक्स विल बी ट्रीटेड लाइक, मतलब मैन विल बी ट्रीटेड लाइक मैन, मैन एंड वुमन कैन नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, ऐसा हमारा आर्टिकल 14 ही कहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट यहां पर वो एयर इंडिया के केस में क्या हुआ था, यही हुआ था मैन और वुमन का केस। सब लोग ध्यान सुनना, जब एयर इंडिया में एक नियम था कि अगर एयर होस्टेस है तो 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए एंड शी शुड यस रिजाइन और शी शुड रिटायर आफ्टर 30 इयर्स और व्हेन शी गेट्स मैरिड व्हिचएवर इज अर्लियर। एयर होस्टेस के लिए ज्वाइन होने का डेट एज क्या था, 18 to 25 एंड शी शुड व्हाट, शी शुड रिजाइन if she gets married or she attains the age of 30 years, whereas for pilots the age limit was 58 years of retirement and no criteria of marriage। जब इस बात को लेकर डिस्क्रिमिनेशन देखा तो एयर होस्टेस ने एयर इंडिया के खिलाफ आर्टिकल 14 का कॉन्ट्रावेंशन करने का केस फाइल किया और आर्टिकल 14 में कोर्ट ने उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और कह दिया यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड वुमन इन दिस मैनर। जो कानून बनेगा वुमन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बनना चाहिए। तो इसलिए राइट ऑफ इक्वलिटी मैन वुमन दोनों को सेम है, तो एयर होस्टेस हो या पायलट हो दोनों का रिटायरमेंट का एज सेम होना चाहिए। और इसीलिए आज भी जब एयर इंडिया में आप ट्रेवल करोगे यू कैन फाइंड एयर होस्टेसेस
of 35-40 years also in Air India. The reason being equal protection of law. एयर इंडिया का केस अगर समझा है तो थम्स अप कर दो क्विकली. एयर इंडिया का केस समझा तो थम्स अप करो. फिर मैं मीटू वर्सेस स्टेट का केस समझाता हूं. मीटू वर्सेस केस समझाता हूं. मीटू वर्सेस स्टेट. ये मीटू वर्सेस स्टेट का केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. व्हाट इज दिस केस? इसमें इंडियन पिनल कोड का आईपीसी के दो केसेस थे, दो सेक्शंस थे, सेक्शन 302 एंड सेक्शन 303. अब ये क्या है 302 303? ध्यान सुनना. सेक्शन 302 है आईपीसी में जो कहता है अगर कोई व्यक्ति जेल में कैदी है, जेल के अंदर अरेस्टेड है, जेल के अंदर बंद है, और जेल के अंदर अरेस्ट जब बंद है उस वक्त उसने जेल के अंदर ही किसी का मर्डर किया, तो सेक्शन 302 कहता था आईपीसी का, उसे सेक्शन 303 कहता था अगर जेल के अंदर कोई बंद है, जेल के अंदर अगर कोई बंद है कैदी, और जेल के अंदर ही उसने किसी और कैदी का मर्डर किया, किसी व्यक्ति का मर्डर किया, तो सेक्शन 303 कहता था उसे डेथ की सजा होगी. डेथ की सजा, डेथ पनिशमेंट. एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिश्रा है. नरगिस मिर्जा. बट तुम्हें नरगिस मिर्जा याद नहीं रखना, तुम्हें एग्जाम लिखना है एज हेड इन द एयर इंडिया केस, एज हेड इन द केस ऑफ मीटू वर्सेस स्टेट. यहां पे एयर इंडिया केस लिखा तो भी चलेगा. मैं मीटू के केस पर हूं. सेक्शन 303 कहता है अगर आप जेल के अंदर क्या थे, कैदी हो, और अपने जेल के अंदर ही किसी का मर्डर किया तो डेथ की सजा होगी आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में. वेराज इंडियन पिनल कोड का दफा 302 सेक्शन 302 कहता है अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया तो मर्डर के केस में उसको डेथ की सजा होगी या लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी. ध्यान से सुनना. इंडियन पिनल कोड के दो सेक्शंस थे. 303 कहता है अगर जेल के अंदर बंद हो और जेल के अंदर मर्डर किया तो डेथ की सजा. 302 कहता है अगर आपने मर्डर किया तो डेथ की सजा या लाइफ इंप्रिजनमेंट. तो जब मीटू को जेल के अंदर जो बंद था उसने मर्डर किया, उसको डेथ की सजा हुई, तो उसने आर्टिकल 14 का रेफरेंस कहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल 14 का रेफरेंस किया और कोर्ट में कहा माय लॉर्ड 303 गलत है बिकॉज इसमें मेरे साथ भेदभाव हो रहा है. मर्डर जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, दोनों सेम ही है. तो अगर एक के केस में डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट है, एक के केस में सिर्फ डेथ है, ये मेरे अधिकारों के खिलाफ है. कोर्ट ने उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया और इंडियन पिनल कोड से आर्टिकल 303 हटाया गया बिकॉज वो राइट ऑफ इक्वालिटी नहीं दे रहा था. राइट ऑफ इक्वालिटी नहीं दे रहा था इंडियन पिनल कोड, इसलिए 303 को हटाया गया. आई होप इट इज क्लियर. अरे बोलो भाई. दैट इज आर्टिकल 14. समझा तो थम्स अप करो क्विकली. आर्टिकल 14 के बाद मैं आर्टिकल 21 एक्सप्लेन करने वाला हूं. आर्टिकल 14 समझा तो क्विकली थम्स अप करो प्लीज. अरे है क्या सब लोग कि सो गए? अरे बोलो भाई. सब लोग है. आर्टिकल 14 के बाद अब आर्टिकल 21 में पहले समझ रहा हूं. आर्टिकल 21 प्लीज अंडरस्टैंड. आर्टिकल 21 इसके बाद अब मैं फोरम ओपन रखूंगा. जैसे आर्टिकल 21 हो जाएगा आप जो कमेंट करोगे वही पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं फटाफट. मैं आर्टिकल 21 पहले समझा तो आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. नाउ व्हाट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आप पहले वो समझना available to both citizens and non-citizens. Please understand right of protection of life and personal liberty में नीचे एग्जाम्पल में लिखना आप. नंबर 1 right to life. नंबर 2 right of education. ये भी जो आर्टिकल 21A है ना वो इसी में है right of education. Then राइट अगेंस्ट हैंडकपिंग. राइट अगेंस्ट हैंडकपिंग. ले भाई हथकड़ी जब तक दोषी ना हो उसे हथकड़ी पहनाना नहीं चाहिए. राइट ऑफ मैरिज. सलमान खान. आर्टिकल 21 हर व्यक्ति के स्वातंत्र को, व्यक्ति आजादी को प्रोटेक्ट करता है. राइट ऑफ मैरिज, राइट ऑफ बेल. हम देखेंगे और भी केसेस है.
प्लीज, इस आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके लिबर्टी मतलब पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल स्वातंत्र के अंदर इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है, उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है, एक व्यक्ति को जीने का राइट है, उसके लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका एक बहुत अच्छा केस है मेनका गांधी का केस, जो लैंडमार्क केस है। मेनका गांधी के केस में क्या हुआ था पहले वो समझते हैं। मेनका गांधी के केस में मेनका गांधी जी को एक दिन पासपोर्ट ऑफिस से लेटर आया और उनको कह दिया कि आपका पासपोर्ट सरेंडर करो हमारे पास। जब मेनका गांधी जी ने पासपोर्ट ऑफिस से लेटर आने पर सरेंडर का लेटर पढ़ा तो उन्होंने रीजन पूछा। पासपोर्ट ऑफिस ने कहा हमें ऊपर से ऑर्डर है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, आपको कोई रीजन देना नहीं है, आप पासपोर्ट सरेंडर करो, आप देश छोड़कर नहीं जा सकते। मेनका गांधी जी ने पूछा कारण, तो उन्होंने कहा इन द पब्लिक इंटरेस्ट हम आपको ये कारण नहीं बता सकते। उनको क्या बताया गया, इन द पब्लिक इंटरेस्ट आपको ये कारण नहीं बता सकते। अब मेनका गांधी जी नाराज हो गई कि भाई मुझे आप पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कह रहे हो, जब मैं पूछ लूं रीजन क्या तो रीजन भी नहीं बता रहे हो और बोल रहे हो इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर नोटिस के खिलाफ जब कोर्ट में केस किया, वो केस जीत गई। कोर्ट ने कहा आप ऐसा कोई लेटर भेजकर एक व्यक्ति के लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीन नहीं सकते हो, बिकॉज जब कानून बनता है द लॉ should not be arbitrary. Whenever a law is passed, the law must be a valid and reasonable law. The law must be a valid and reasonable law, and it must be just, fair and a reasonable procedure must be followed. एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप टारगेट करोगे तो नहीं चलेगा। लॉ मस्ट बी वैलिड एंड रीजनेबल लॉ, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। और इसलिए एक व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम को इस तरह से पासपोर्ट सबमिट करके आप छीन नहीं सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो हम कहते हैं मेनका गांधी का केस नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन, इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। व्हाट इज आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन? यहां पर आर्बिट्ररी मतलब क्या, अपनी मर्जी के अनुसार आप चाहोगे वैसा। गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स अपनी मन मर्जी के हिसाब से कारभार और प्रशासन नहीं चला सकते, अपनी मन मर्जी के हिसाब से एक्शन नहीं ले सकते और अपनी मन मर्जी के हिसाब से वो कोई कानून भी पास नहीं करवा सकते। कोई भी कानून ऐसा बनता है जो राइट ऑफ इक्वलिटी नहीं देता है तो उस केस में आर्टिकल 21 का कॉन्ट्रवेंशन होगा और पासपोर्ट एक्ट के उसी पर्टिकुलर क्लॉज का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 का कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण डिलीट किया गया, बिकॉज ऑफ मेनका गांधी जी को राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ प्रोटेक्शन एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं दे रहा था। तो हम कहते हैं जब राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर सवाल आता है, सबसे पहले आपको लिखना है, वहां पे लिखना है पॉइंट नंबर 1, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। पॉइंट नंबर 2, गोपालन केस में आर्टिकल 21 is available against arbitrary executive action, whereas point number 3, मेनका गांधी के केस में the protection of article 21 is available against arbitrary executive and legislative action both. पॉइंट नंबर 3 में मेनका गांधी केस आएगा। पॉइंट नंबर 4 में आपको लिखना है कि thus मेनका गांधी केस held that there must be a valid and reasonable law and it must be just, fair and reasonable procedure to be followed. पॉइंट नंबर 5 आपको कहना है right to live is not confined to physical existence but includes right to live with human dignity. ह्यूमन डिग्निटी साथ जीना ये भी एक व्यक्ति के अधिकारों में आता है। एंड पॉइंट नंबर 6 में आप सारे एग्जाम्पल लिखोगे, राइट टू बेल, राइट अगेंस्ट यूज ऑफ थर्ड डिग्री, राइट अगेंस्ट डिटेंशन, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, फिर मैंने जो ऊपर लिख कर दिया है राइट ऑफ मैरिज, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू लाइफ। ये सारे आर्टिकल 21 के 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। समझा है क्या? अगर समझा है, मैंने जो केसेस बताए वो लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। जहां पर केस का सवाल पूछते हो पूछा गिव रेफरेंस ऑफ केस लॉ तो ही आपको लिखना है। जहां पे रेफरेंस ऑफ केस लॉ नहीं पूछा है 3-4 मार्क के लिए आप सिर्फ पॉइंट लिख सकते हो। आर्टिकल 21 जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आर्टिकल 14 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, वो हमने डिस्कस किया। नाउ आई गिव यू ऑल 2 मिनट्स। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, खड़क सिंह केस वही था बेटा, खड़क सिंह केस वॉज अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। लैंडमार्क केस इन आर्टिकल 21 इज मेनका गांधी केस। आपको आर्टिकल 21 में मेनका गांधी केस का रेफरेंस देना ही है। आपको एग्जाम में सवाल आएगा लैंडमार्क केस इन आर्टिकल 21 मेनका गांधी केस है। ऐसे तो काफी केसेस है। तो नाउ आई गिव यू 2 मिनट्स, फटाफट ये जो आपके नोट्स है, इस नोट्स में
जो हमने डिस्कस किया अभी, आर्टिकल 14 भी डिस्कस हो गया हमारा, आर्टिकल 13 डिस्कस हो गया, 14 डिस्कस हो गया, हमने आर्टिकल 21 डिस्कस कर लिया। अब आप मुझे बोलो कौन से और पॉइंट्स है जो इसमें फटाफट आप मुझे चाहते हो डिस्कस करने के लिए, तो मैं डिस्कस करता हूं बिफोर वी टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। क्विकली मुझे बोलो कौन से और आर्टिकल से जो डिस्कस करने, फटाक से बोलो क्विकली। आर्टिकल 123, ठीक है, आर्टिकल 123 बता दो। मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप जो बता रहे हो मैं वो यहां पे लिख रहा हूं, सो दैट उसके बाद हम वन वन विल डिस्कस दैट। आर्टिकल 123 डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 20 डिस्कस करेंगे, आर्टिकल पॉइंट नंबर 16 डिस्कस करना है, ठीक है, आर्टिकल 29 डिस्कस करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करना है। जो डिस्कशन हमारा हो चुका है, जिन्होंने देखा नहीं आप बाद में मैराथन होने के बाद उसे रिवाइज करके देख सकते हो बेटा। देन बेटा राज ठाकरे का डिफेमेशन तुमने बहुत दिल पे ले लिया लगता, मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुम बाद में पढ़ो और मुझे बाद में व्हाट्सएप कर देना। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हो चुके हैं मृणाली, एज इट इज नहीं लिखना है प्रिया, जो रेफरेंस मैंने दिया उसका रेफरेंस लिखना है वहां पे। आर्टिकल 20 हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, ओके, आर्टिकल 22 29 लिखा है मैंने, 226 हो गया है, आर्टिकल 20 लिख दिया है, 17 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 17 आर्टिकल 20 हो गया, 220 22 हो गया, लिख दिया मैंने यहाँ पे, 226 ऑलरेडी पढ़ा दिया। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कोई जो पार्ट हो चुका है उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते, एक काम करते फटाक से क्विकली। अब जो हमने डिस्कशन किया है उसको लेकर मैं अब पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, जो पेंडिंग डिस्कशन है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप मुझे बता देना। पढ़ लिया मैंने सब कुछ, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स अंडरस्टूड की मुझे वो बताना है सब कुछ। तो अब हमने आर्टिकल 13 देख लिया, आर्टिकल 14 देख लिया, हम फटाफट एक एक आर्टिकल कंप्लीट करते जाते हैं, आर्टिकल 15 में आते हैं। आर्टिकल 15 हमें क्या कहता है, आप आर्टिकल 15 के वहां पे तुरंत लिख लेना सब लोग क्विकली। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on grounds of religion, prohibition of discrimination on grounds of religion etc। अरे भाई इसका मतलब क्या है, हम जब कहते हैं जो भी पब्लिक प्लेसेस, एट पब्लिक प्लेसेस, जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो किसी भी व्यक्ति के साथ बेस्ड ऑन हिज रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स। जो भी पब्लिक प्लेसेस है जैसे होटल्स है, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस है, शॉप्स है, वो इजीली अवेलेबल है, हर एक व्यक्ति के लिए एक्सेस है। जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पब्लिक प्लेसेस है वहां पर वो हर एक व्यक्ति के एक्सेस के लिए अवेलेबल है। बट एट द सेम टाइम हम आर्टिकल 15 में कहते हैं सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, और उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे हम कहते हैं वुमन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन हो सकता है, ओसी, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए गवर्नमेंट स्पेसिफिक प्रोविजन ला सकता है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर और रिलीजन, बट उस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं में दो एक्सेप्शंस है, वुमन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन हो सकते हैं वो अलाउड है, और बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजन हो सकते हैं वो अलाउड है। इसीलिए इस डिस्क्रिमिनेशन को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। पब्लिक प्लेसेस सबके लिए अलाउड है, बट जब हम बस में सफर करते हैं तो कुछ सीट पे लिखा होता है रिजर्व फॉर वुमेन, वो अलाउड है, कुछ सीट पर लिखा ओनली फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वो अलाउड है, बिकॉज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 वो अधिकार आपको देता है। आई होप आर्टिकल 15 का डिस्कशन सबको क्लियर है। आर्टिकल 15 का डिस्कशन अगर क्लियर है तो थम्स अप करो। मैं आर्टिकल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास, SC ST एंड OBC, आर्टिकल 15 अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट आर्टिकल में क्विकली। आर्टिकल 16 में आते हैं। आर्टिकल 16 हम कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, वहां पे लिखना इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या, अगर आप भारत के नागरिक हो, सिटीजन हो, तो आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है वहां पे कोई भी धर्म के,
कोई भी रिलीजन के, कास्ट, क्रीड और सेक्स के पर्सन आप हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन गवर्नमेंट जॉब। हाँ, बट गवर्नमेंट में कुछ जॉब्स रिजर्व किए जा सकते हैं फॉर बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स, और कुछ जॉब्स जहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जरूरी है वो आपको लेना ही पड़ेगा टू गेट दैट जॉब। ये आर्टिकल 16 कहता है। अगर प्रोटेक्टिव इसलिए कहते हैं, साथ बता प्रोटेक्टिव क्यों कहता है? प्रोटेक्टिव इसलिए कहते हैं बिकॉज वुमन, चिल्ड्रन के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए वो अलग से प्रोविजन ला सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन से बचाना है सारे सिटीजन को, बट कुछ केसेस में डिस्क्रिमिनेट करेंगे वो। सो डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, नॉट देयर, बट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट देयर बट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, इसलिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 इज फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने बताया। अगर क्लियर है आर्टिकल 16 तो इस बार ओके लिखो, तो मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट, हर एक पॉइंट में बता रहा हूं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में जब हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जब भी इस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई लॉ ऐसे बना सकते हो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के, पूरे एक स्टेट के लोगों के लिए वो रिजर्वेशन होगा, वो अलाउड है, दैट इज अलाउड। बट आप आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, बट इक्वल अपॉर्चुनिटी में वो कहता है कि बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स या एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए अलाउ करता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 20, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। आर्टिकल 20 को एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यू विल अंडरस्टैंड बेटर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। अंडरस्टैंड प्लीज, दो एग्जांपल देता हूं। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति को 2020 में सजा हुई है, 2020 में सजा हुई है, और उस केस में 2015 में एक लॉ था, 2015 का एक लॉ था, 2020 में एक लॉ बना है। हम कहते हैं नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड इन द लॉ विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। 2020 में सजा हुई है, 2015 में सजा हुई है, 2015 के बाद 2018 में कानून आया, तो जिस व्यक्ति को 2015 में सजा हुई थी, 2018 में कानून आने के बाद उसकी सजा को फिर से हम ओपन करके उसको बढ़ा नहीं सकते। मैंने कहा एक व्यक्ति को 2015 में एक ऑफेंस हुआ है, 2020 में एक ऑफेंस हुआ है, 2018 में कानून में बदलाव हुआ, तो जिस व्यक्ति को 2015 में सजा हुई थी उसके ऊपर वो कानून लागू नहीं होगा। जिस व्यक्ति को 2020 में सजा हुई है उस पर 2018 का कानून लागू होगा। मतलब 2018 का कानून, जब भी कोई लॉ आता है उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आता है, उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं आता है। वो कहते हैं नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड इन द लॉ विद अ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट व्हिच वाज नॉट एन ऑफेंस प्रायर टू द एनैक्टमेंट। अगर कोई 2018 का कानून आया है जिसने उस पर्टिकुलर एक्ट को ऑफेंस माना है, तो 2015 के उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए उसे सजा नहीं हो सकती है, 2020 में जरूर होगी। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के बाद बढ़ते हैं डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी को हम अक्सर कहते हैं, डबल जियोपार्डी को हम अक्सर कहते हैं दुधारी तलवार, दो बार एक व्यक्ति को हार्म करना। और आर्टिकल 20 का डबल जियोपार्डी कहता है एक ही व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए आप दो बार सजा नहीं सुना सकते। एक व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं सुना सकते। ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस। बट ध्यान रखना यहां पर एंड वर्ड एंड, एक व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस चला, कोर्ट में केस चला, प्रोसिक्यूशन हुआ और उसको कोर्ट ने डिसमिस, डिस्चार्ज कर दिया, बरी कर दिया, तो उसके ऊपर फिर से कोर्ट में केस फाइल हो, तो उसने कहा डबल जियोपार्डी। वहां पर डबल जियोपार्डी नहीं आएगा, बिकॉज पहली बार जब केस चला था, प्रोसिक्यूशन हुआ था, उसे गिल्टी नहीं माना गया था, वो डिसमिस किया गया था। तो ये कब आएगा? जब एक व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया गया एंड पनिश किया गया, फिर से सेम ऑफेंस के लिए उसको प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट नहीं होगा। संजय दत्त का केस था जो टाडा और हम कहते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट था, और महाराष्ट्र में हम कहते हैं माड़ा था। हम महाराष्ट्र का एक्ट था मकोका और सेंटर का एक्ट था टाडा। अब संजय दत्त को 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के तहत जब अरेस्ट किया गया इलीगल वेपन्स घर में रखने के लिए, तो टाडा कोर्ट ने उनको 8 साल की सजा सुना दी। टाडा कोर्ट ने 8 साल की सजा सुना दी। और महाराष्ट्र के अंदर मकोका कानून के तहत जब उनको सेम ऑफेंस के लिए सजा सुनाई गई तो 5 साल की सजा सुना दी। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फैसला आया था तब ऑलरेडी संजय दत्त ने 5 साल की सजा काट ली थी। तो ऐसे केस में अब
टाडा कोड के तहत उनको 8 साल की जब सजा आई तो एडिशनल 8 साल नहीं हुआ, 5 साल के आगे कितना हुआ, 3 साल, बिकॉज सेम ऑफेंस के लिए उनको 2 बार पनिशमेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट। आई होप इट्स क्लियर, सब कुछ समझा है तो थम्स अप करो। डबल जियो पार्टी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। फिर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर पहले 2 पॉइंट समझे ए और बी तो थम्स अप करो क्विकली। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन किसे कहते हैं? देखो भाई, एक व्यक्ति को जब आप अरेस्ट करते हो वो अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देगा। पुलिस वाले अक्सर बोलते बोल तूने किया क्या, वो चुप बैठ सकता है, बिकॉज कानून कहता है जो बंदा अक्यूज्ड है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते अपने ही खिलाफ विटनेस देने के लिए। 3 एलिमेंट बता दिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन में पॉइंट नंबर 1 आपको लिखना है, अ पर्सन अक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये लिखने के बाद आपको लिखना पॉइंट नंबर 2 में एसेंशियल एलिमेंट्स आर द पर्सन मस्ट बी अक्यूज्ड, ही वाज कंपेल्ड, एंड पॉइंट नंबर 3 टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका केस है, एक चीफ मिनिस्टर थी ओडिशा की, उनके ऊपर ब्राइबरी और करप्शन का मुकदमा और इल्जाम लगा। ब्राइबरी करप्शन का जब इल्जाम लगा तो उनको पुलिस वाले उनके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चले गए। जब उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको काफी सवाल पूछे। सवाल पूछने पर उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, ये कहते हुए कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, आपने अगर मुझ पर इल्जाम लगाया है तो मैं जवाब नहीं दूंगी, जवाब आपको देना है, साबित आपको करना है। तो जिन्होंने भी इल्जाम लगाया, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। डिफेंडेंट को अपने ही खिलाफ विटनेस देना अलाउड नहीं है और वो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अ पर्सन अक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, क्योंकि कानून कहता है हर व्यक्ति इनोसेंट होता है तब तक जब तक वो कन्विक्ट ना हो। बिफोर कन्विक्शन एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट बिफोर कन्विक्शन। कन्विक्शन से पहले हर व्यक्ति इनोसेंट होता है, कन्विक्शन से पहले हर व्यक्ति इनोसेंट होता है। बट जब एक व्यक्ति को लायबल किया गया और एक व्यक्ति को सवाल पूछा गया, एक व्यक्ति को जब सवाल पूछा गया उस वक्त अगर वो अक्यूज नहीं था और वो विटनेस भी नहीं था, तो ऐसे केस में उसने दिया हुआ स्टेटमेंट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की कैटेगरी में आएगा नहीं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वहां पे पॉइंट नंबर 3, यूजुअली used in criminal proceedings। कोर्ट के अंदर जब क्रिमिनल केस चलता है तब सेल्फ इंक्रिमिनेशन का पॉइंट आता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहां पे आता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आता है। पहला पॉइंट कहता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, कौन से व्यक्ति को सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रोटेक्शन है? जो व्यक्ति के ऊपर अक्यूजेशन लगा, जो अक्यूज्ड है, अक्यूज बंदा है, तो उसको आप कंपेल नहीं कर सकते अपने खिलाफ विटनेस देने के लिए। बट अभी तक अक्यूज नहीं है तो वो कोई भी स्टेटमेंट देगा तो वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आएगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का बेनिफिट कौन ले सकता है? द पर्सन मस्ट बी अक्यूज्ड। इन दैट केस ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, बिकॉज पॉइंट नंबर 2 कहता है हर व्यक्ति इनोसेंट होता है जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता है। इसलिए द बर्डन ऑफ प्रूफ इज नॉट ऑन द डिफेंडेंट, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। जिन्होंने अक्यूजेशन किया है उनको साबित करना है कि वो गलत है, जिसको आपने अक्यूज किया वो साबित नहीं करेगा। इसलिए तो जब पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करते हैं तो पुलिस वालों को साबित करना पड़ता है कि उसने गलत काम किया है। वो अगर शांत रहता है, चुप बैठता है, तो उसको वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि बात अलग है, वो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, बट फिर भी वो इलीगल है। एनीवेज, विल नॉट टॉक अबाउट दैट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन समझाएगा। अक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड। पहला एलिमेंट है अक्यूज्ड होना चाहिए, दूसरा नो कंपल्शन ऑन द अक्यूज्ड, एंड तीसरा विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ही कैन नॉट बी, कैन नॉट बी कंपेल्ड मतलब क्या? अगर वो अक्यूज्ड है और वो खुद बोल रहा है कि हाँ मैंने किया है, तो उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। तो कोर्ट उससे पूछता है क्या तुम ये किसी के दबाव में आके कह रहे हो? वो कह रहा किसी के दबाव में आके नहीं कह रहा हो, तो कोर्ट उस केस में उसे एक्सेप्ट करेगा।
ध्यान रखना। बट अगर आपने उसके ऊपर फोर्स किया है, कोर्ट ने कहा क्या तुम किसी के दबाव में आके कह रहे हो, उसने कहा हाँ, तो कोर्ट उसे गवाह नहीं मानेगा, उसे उसकी गवाही नहीं मानेगा। अक्यूज कैन नॉट बी कंपेल्ड। आर्टिकल 20 हो गया, 21 वी हैव डिस्कस्ड। बढ़ते आगे। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, फटाक से मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल है। देखो भाई, एक पॉइंट है प्रिवेंटिव डिटेंशन का और एक है अरेस्ट होने के बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो समझना, जब एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, आर्टिकल 22 कहता है जब एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, उसको उसके अरेस्ट करने के पीछे के ग्राउंड्स बताने, ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही हैज बीन अरेस्टेड, उसको लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने की अपॉर्चुनिटी देनी है, एंड उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करना है। ये 3 बातें हैं एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद आपको करनी है। ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट, लीगल प्रैक्टिशनर लॉयर को कंसल्ट करने का अधिकार, एंड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है 24 घंटे में। अगर किसी व्यक्ति को डिटेन करना है, अगर किसी व्यक्ति को डिटेन करना है बगैर किसी ट्रायल के, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहता है अगर किसी व्यक्ति को डिटेन करना है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जब आर्टिकल 370 को हटाना था तो उनको नजर कैद में रखा गया था, उनको डिटेन किया गया था। अगर किसी व्यक्ति को डिटेन करना है तो ऐसे केस में बगैर ट्रायल के, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए उसे डिटेन नहीं करना है। अगर 2 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए डिटेन करना है तो ऐसे केस में आपके पास एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन चाहिए। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनको 6 महीने 8 महीने तक डिटेन किया गया, 10 महीने तक डिटेन किया गया, तो इट इज विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ। रीजन देना पड़ेगा, जिनको डिटेन किया उनको रीजन देना पड़ेगा। उनको रीजन दिया गया कि अगर आपको हमने छोड़ दिया तो आर्टिकल 370 के केस में हो सकता है आप लोगों में असमंजस फैला है, इसलिए हम आपको डिटेन कर रहे हैं। और जिनको डिटेन किया है उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर, उन्होंने अपने डिटेंशन को चैलेंज किया था। व्हाट वी अंडरस्टैंड, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहता है कि एक व्यक्ति को डिटेन करने का अधिकार है बगैर ट्रायल के, बगैर कोर्ट में जाए उसको डिटेन किया जा सकता है। क्यों? अगर लगे कि ऐसा व्यक्ति कोई गलत काम कर सकता है, अगर ऐसा व्यक्ति कोई गलत काम कर सकता है जो लॉ से प्रोहिबिटेड है, तो उसे डिटेन करने का अधिकार है। एक एग्जांपल मैंने फारूक अब्दुल्ला का दिया, एक और एग्जांपल देता हूं जो मैं अक्सर रेगुलर क्लास में देता हूं। जब चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे तो उस वक्त तिब्बत के कुछ लोग जो गुजरात में गए थे, तो गुजरात में चाइनीज प्रेसिडेंट जब थे वहां पे उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट की जब कार वहां से निकली गुजरात असेंबली से, तो उन्होंने उनको काले झंडे दिखाए थे। अब वहां से चाइनीज प्रेसिडेंट दिल्ली जाने वाले थे, तो गवर्नमेंट को लगा कि दिल्ली में जो तिब्बत के लोग हैं वो भी यहाँ पर दिल्ली में इस तरह से काले झंडे दिखाएंगे जो कि इंडिया की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। तो चाइनीज प्रेसिडेंट दिल्ली जाए उससे पहले दिल्ली में जितने भी तिब्बतियंस रहते थे उन सबको पुलिस वालों ने क्या कर दिया, डिटेन कर दिया, सो दैट दे डू नॉट डू एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, काले झंडे ना दिखाए। तो डिटेंशन जब होता है वो मैक्सिमम 2 महीने तक होगा, उससे ज्यादा पीरियड के लिए करना है तो आपके पास एडवाइजरी बोर्ड का रिकमेंडेशन चाहिए, वो किसी लॉ के प्रोविजन के तहत चाहिए, और उस डिटेंशन की वजह उस व्यक्ति को कम्युनिकेट करनी है और उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन देना है। बेटा इट्स 2 मंथ्स डिटेंशन पीरियड, मैक्सिमम 2 मंथ्स, ठीक है। Just a minute. What are you saying? Sorry, it's my mistake. Correct, beta. It's 3 months. Right. Detention is 3 months. Yes, correct. It's 3 months. My mistake हो गया. Okay. आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन बींग्स, किडनी निकाल के बेचना, किसी भी तरह से फोर्स्ड लेबर, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हर सिटीजन को है। सो ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स या बेगर्स या फोर्स्ड लेबर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोहिबिटेड। हाँ, बट इसमें एक्सेप्शन है,
गवर्नमेंट चाहे, स्टेट चाहे तो कंपलसरी पब्लिक सर्विस करा सक क्या प्रोविजन ला सकती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। गवर्नमेंट चाहे तो कंपलसरी पब्लिक सर्विस का पॉइंट ला सकती है, वहां पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 24 में। ये वो स्टूडेंट है जो अभी भी ज्वाइन हुए, अनुराग कुमार बेटा। आर्टिकल 23 के बाद आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 20। ये हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव का मैराथन लेक्चर चल रहा है। टाइटल में थंबनेल चेंज नहीं हुआ है, टाइटल में लिखा है सीएस एग्जीक्यूटिव मैराथन। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आप बिलो 14 ईयर्स के बच्चों को फैक्ट्रीज एक्ट के तहत हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ये आपने सेटिंग अप में पढ़ा है। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आप वुमन और चिल्ड्रन को रात में 8 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले नाइट शिफ्ट में काम में नहीं रख सकते। उनके हेल्थ और स्ट्रेंथ को ध्यान रखते हुए वुमन एंड चिल्ड्रन आर ट्रीटेड सेपरेटली। ये प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन है आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 23 दोनों किसके अगेंस्ट है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 20 is for trafficking in human beings and forced labor, and article 24 is for children below 14 years of age, women and people who are not economically sound, that is they are not forced by economic necessity। अरे बोलो भाई, आर्टिकल 24 क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 एंड 28। यहां पर मैं आपको इतना ही कहूंगा, हर व्यक्ति को फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। वो किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को, मान्यता को एक्सेप्ट कर सकता है, बट इसको एक्सेप्ट करते हुए पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी को ध्यान में रखना है। एट द सेम टाइम कोई भी रिलीजन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो कोई भी रिलीजन है तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं, बट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करते हो पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ को ध्यान में रखना है। देन हर व्यक्ति, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उन्हें किसी भी तरह का टैक्स पे करने का फोर्स नहीं होना चाहिए। किसी और रिलीजन के लिए आप टैक्स पे करने का प्रोविजन ला नहीं सकते हो। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का पैसा आता है, वो टैक्स का पैसा किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जाएगा नहीं। ये आर्टिकल 27 कहता है हर व्यक्ति के पास आजादी है, वो किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट ना रहे। अगर मान लो कोई एक धर्म का प्रचार चल रहा है, या धर्म का कोई, हम कह सकते हैं हनुमान, हिंदू धर्म में मान लो हनुमान चालीसा चल रहा है, और किसी और धर्म का व्यक्ति है, वो उसको अटेंड करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। यह आर्टिकल 28 कहता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन चलेगा नहीं, और अगर चलता है तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते उसे अटेंड करने का। ये वो पॉइंट दिया। क्यों ऐसा आर्टिकल 25 से लेकर 28 क्यों है? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? कमेंट करो वीकली, व्हाट इज द बेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? आई वांट कमेंट फ्रॉम यू, व्हाट इज द बेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बोलो क्विकली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? वेटिंग फॉर कमेंट्स। सेक्युलरिज्म, करेक्ट। अगर सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो हम किसी एक रिलीजन को क्या फेवर नहीं कर सकते। द सेक्युलरिज्म इज द स्ट्रक्चर, स्टेट हैज नो रिलीजन इटसेल्फ, इंडिया हैज नॉट अडॉप्टेड एनी रिलीजन, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारे यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऐसे हर कंट्री में, इंडिया इज वेरी फ्यू अमंग द वेरी फ्यू कंट्रीज विच गिव्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज को लेकर है। भाई अगर राइट ऑफ माइनॉरिटीज को अगर मुझे समझाना है तो मैं कहूंगा, अगर बिहार का कोई बंदा है जो बिहार में छठ पूजा होती है, वो अगर महाराष्ट्र में रहता है तो महाराष्ट्र में भी वो छठ पूजा कर सकता है। किसी भी टेरिटरी से आता है तो भी वो अपने कल्चर को, हेरिटेज को उस पर्टिकुलर दूसरे टेरिटरी में, स्टेट में वो प्रिजर्व कर सकता है। जैसे कुछ इंडियंस है, हम कह सकते हैं, हम जब यहां पर कहते हैं जो महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्रियन में जो गुड़ी पाड़वा त्योहार होता है, अगर कोई वेस्ट बंगाल में महाराष्ट्रियन है तो वहां पे गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट कर सकता है अपने कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, बिकॉज महाराष्ट्रियन इन वेस्ट बंगाल इज इन माइनॉरिटी। अब बिहारी इन महाराष्ट्र इज इन माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का राइट है अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। एट द सेम टाइम
किसी भी सिटीजन को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन जो गवर्नमेंट मेंटेन्ड है बेस्ड ऑन इस कास्ट, स्टेट और रिलीजन, बिकॉज आपको जहां पे गवर्नमेंट का एड होता है आप उस सिटीजन को डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। सेम वे हम कहते हैं हर माइनॉरिटी के पास अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का राइट है। एक है, हम कहते हैं आगरा के नजदीक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्पेशली ओनली फॉर दोज मुस्लिम्स who want to learn about Muslim religion and who want to learn under Muslim community। तो वहां पर minorities have a right to establish an educational institution। ये आर्टिकल 30 कहता है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 30 is for minorities protection of right। बढ़ते आगे पॉइंट नंबर 24 में पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, इस पावर को 3 शब्दों में हमें देखना है, 3 पॉइंट्स में देखना है। सबसे पहले 3 पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर 1, पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ये पहले कहा गया था। सबसे पहले यहां पर केस याद रखना, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया, क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, ये आर्टिकल 368 कहता है, जिसमें पहली बार कहा गया पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, शंकरी प्रसाद के केस में। फिर गोलकनाथ के केस में कहा गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। फिर लैंडमार्क जजमेंट, तो लैंडमार्क जजमेंट केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये लैंडमार्क जजमेंट है। इस लैंडमार्क जजमेंट में कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एंड फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स दोनों को अमेंड कर सकता है, बट द अमेंडमेंट शैल नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी अमेंडमेंट आएगा उसमें हमारा जो बुनियादी ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, सेक्युलर कंट्री, उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम लेटेस्ट में क्या कहते हैं, केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कहता है पार्लियामेंट कैन अमेंड बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं आना चाहिए जिससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो, अफेक्ट हो। ये जब सवाल आएगा आर्टिकल 368 पर पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लेकर ये 3 पॉइंट लिखना है। उसमें फर्स्ट 2 के आपने केस लॉज नहीं लिखे तो भी चलेगा, लैंडमार्क केस का रेफरेंस देना ही है, केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 25, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ पहले ये समझना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब क्या, मैं चाहूंगा आप वहां पे लिखो, ये समझोगे तो पॉइंट नंबर 25 आसानी से हो जाएगा आपका। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव्स टू बी टेकन up by the state, objectives to be taken up by the state in the governance, objectives to be taken up by the state in the governance of the country। governance मतलब क्या, मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री। भैया देश चलाते वक्त सुजलम सुफलम अगर आप चाहते हो, देश चला रहे हो, तो गुड गवर्नेंस अगर देना चाहते हो तो स्टेट ने कौन से ऑब्जेक्टिव्स, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया है, विच इज गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में मेंशन है। जो आपको सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वेयर एज फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिया है, और फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिस है, जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें पार्ट 3 एंड पार्ट 4 बड़ा अहम है। पार्ट 3 टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजंस ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में दिया है। पार्ट 4 टॉक्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 टू 51। मतलब क्या, ध्यान सुनो, आर्टिकल 12 टू 35 ये इंडियन सिटीजन्स को है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ये स्टेट को है। कोई भी स्टेट जब गवर्नेंस करेगा, देश का मैनेजमेंट करेगा, स्टेट का मैनेजमेंट करेगा, तो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 के प्रिंसिपल्स को उन्होंने फॉलो करना चाहिए। अगर स्टेट फॉलो करेगा अच्छी बात है, ये रिकमेंडेटरी नेचर है, एनफोर्सेबल नहीं है। स्टेट को फॉलो करने के लिए कहा गया है, जो स्टेट फॉलो करेगा वो गुड गवर्नेंस दे रहा है। बट आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 जो सिटीजन को दिया जाता है, वो हम कहते हैं वो मैंडेटरी है, जो हर सिटीजन को मिलना चाहिए। अब द लॉ सेज
अगर आपको देश के अंदर वेलफेयर स्टेट बनाना है, अगर इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, सुजलाम सुफलाम का स्टेट बनाना है, जहां पे सब कुछ सही चल रहा है, सब लोग खुशहाली में है, तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो पार्ट 4 में दिए, जो स्टेट के है, और जो पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स है, इन दोनों का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ताकि हर सिटीजन को जब फंडामेंटल राइट्स दिया जाएगा और वो उसे फॉलो कर रहा है और स्टेट अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स एंड बोथ कैन कोएग्जिस्ट हार्मोनियसली। ध्यान रखना, सबसे ऊपर फंडामेंटल राइट्स है, जो डायरेक्टिव मतलब क्या, डायरेक्शंस, प्रिंसिपल्स मतलब क्या, रूल्स, स्टेट पॉलिसी मतलब नियम। स्टेट को कोई रूल कोई नियम बनाना है तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या डायरेक्शंस होने चाहिए, वो दी है। आई होप इट इज क्लियर। अगर फंडामेंटल राइट्स किसी को नहीं दिए जाते, वो एनफोर्स होगा, कोर्ट बोलेगा ये देना पड़ेगा, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी आजकल स्टेट फॉलो करते हैं, तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दैट इज अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर समझा पॉइंट नंबर 5 तो थम्स अप करो इस बार, थम्स अप क्विकली। पॉइंट नंबर 5 और कौन से पॉइंट बताए थे आपने? ओके, अगर पॉइंट नंबर 25 क्लियर है तो पॉइंट नंबर 26 फंडामेंटल ड्यूटीज। आई होप फंडामेंटल ड्यूटीज में जो 11 ड्यूटीज दी है वो आप सबने पढ़े होंगे। इन ड्यूटीज में कोई स्पेसिफिक ड्यूटी है जो आपको मुझे समझाना है तो बता दो, वरना मैं आगे बढ़ता हूं आर्टिकल 213 में क्विकली। आई विल वेट फॉर 30 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स। 1 to 11 ड्यूटीज जो हर सिटीजन को, जैसे फंडामेंटल राइट्स है वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसको नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है, जो नोबल आइडियल्स है उसको फॉलो करना है, देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, देश को हम कह सकते हैं सेवा पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर सेवा में जाना है, हार्मनी, स्पिरिट एंड कॉमन ब्रदरहुड को रिस्पेक्ट करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट को और लिविंग क्रिएचर्स के प्रति प्यार, मोहब्बत, कंपैशन दिखाना है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। हर सिटीजन का नागरिक ड्यूटी है कि जब भी वो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात आती है तो उसने इंसानियत को भूलना नहीं है, साइंस की तरक्की करते हुए इंसानियत को भूलना नहीं है, इंक्वायरी, पूछताछ और रिफॉर्म्स के लिए उसे क्या करना है, अग्रेसर होना है, नए नए चेंजेस लाने के लिए उसे तैयार रहना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और एक्सीलेंस को स्ट्राइव करना है। शिवानी बेटा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये स्टेट के लिए होते हैं, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के लिए होते हैं, जिनके डायरेक्शन, जिनके प्रिंसिपल, जिनके रूल्स उन्हें फॉलो करने हैं, कोई लॉ बनाते हो, कोई पॉलिसी बनाते हो। वेरएज फंडामेंटल राइट्स ये हर सिटीजन को मिलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ये हर सिटीजन के हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हर सिटीजन के हैं। ओ राजेश, गारंटीड फंडामेंटल राइट्स है, गारंटीड, ध्यान रखना, गारंटीड वर्ड है उसमें। जो गारंटीड फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ सिटीजन्स को है, वेरएज आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में कुछ सिटीजन्स के अलावा बाकी के लोग भी आते हैं। राजेश, गारंटीड फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, इसमें फर्क है बेटा। हार्मनी एंड ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं है, ड्यूटी का मतलब क्या होता है, फर्ज होता है, ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं। अगर आप ड्यूटीज का पालन नहीं करोगे तो जो फाइन पेनल्टी वो लगेगी, बट ड्यूटी फॉलो करना, ये जब हम देखो एनफोर्सेबल मतलब क्या समझना है, आपको ये ड्यूटीज निभानी है, अगर आप नहीं निभाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप ये ड्यूटी नहीं निभा रहे हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये उसका मतलब हुआ। सब लोग है मेरे साथ? बेटा, जो लैंडमार्क केस है जहां पे कोई रिलेवेंस है, जब उस केस लॉ का आपके नॉलेज के लिए जरूरी है, मैं वहां पे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको केशवनंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सिर्फ इतना ही कहा अभी याद रखने के लिए कि भैया हमारे पर्टिकुलर पार्लियामेंट, हम जब कहते हैं पार्लियामेंट के पास राइट है कि भैया फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी चेंजेस लाना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चेंजेस लाना, बट जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेक्युलरिज्म, उसको अफेक्ट ना करना, ये केशवनंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया था। आई होप जो रिलेवेंस है, जहां पे डिटेल में लगता है वहां पे मैं जरूर एक्सप्लेन करता हूं, बट जहां पे रिलेवेंस नहीं है, जहां पे सिर्फ इतना याद रखना है, वो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी लेटर बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज एक एक क्वेश्चन एक एक स्टूडेंट पूछेगा तो इट विल गो वेरी अहेड बेटा। आर्टिकल 123 में पढ़ते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या पहले समझ लो। देखो भाई, पार्लियामेंट जो होता है ना, वो समर सेशन, रेनी सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन साल में 3 बार मिलता है। अब 3 बार मिलता है, एक सेशन हो गया तो अगले सेशन में वक्त होता है। जब पार्लियामेंट रिसेस में है, मतलब पार्लियामेंट ब्रेक में है, उस वक्त कोई लॉ लाना है, पास करना है, बिकॉज लॉ पास करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो जब पार्लियामेंट रिसेस में है, उस वक्त कोई कानून अगर लाना है तो वहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंटर में कोई कानून लाना है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस और उस लॉ को पास करने का, कानून लाने का। तो जो प्रेसिडेंट कानून पास करता है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, उसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। ये प्रेसिडेंट खुद ब खुद ला नहीं सकता है। काउंसिल जो होता है, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके एडवाइस पर प्रेसिडेंट ये ऑर्डिनेंस लाएगा। जो भी ये ऑर्डिनेंस लाया जाता है, जैसे ही पार्लियामेंट फिर से रिज्यूम होगा, इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पेश करना है फॉर देयर अप्रूवल। पार्लियामेंट के अंदर ये पेश होने के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ये ऑर्डिनेंस उस केस में 6 हफ्ते बाद, पार्लियामेंट का रिज्यूम होने के बाद 6 हफ्ते के बाद ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। तो कोई भी ऑर्डिनेंस जब पास होता है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स तक रहता है। ध्यान रखना, अगर पार्लियामेंट फिर से रिज्यूम नहीं हुआ, जैसे अभी कोविड क्राइसिस के कारण मान लो पार्लियामेंट आया नहीं, 6 महीना हो गया पार्लियामेंट में कोई रिजम्पशन नहीं हुआ, 6 महीना 6 हफ्ते हो गए और कोई ऑर्डिनेंस पहले पास किया हुआ था, तो ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना होता है? 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। तो पार्लियामेंट जब एक सेशन खत्म होता है, दूसरे सेशन को जब रिज्यूम करेगा, यूजुअली इट इज विद इन 6 मंथ्स। पार्लियामेंट रिज्यूम हो गया और पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को पास कर दिया तो अच्छी बात है, वो एक्ट बन जाता है। बट पार्लियामेंट ने ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया तो पार्लियामेंट के रिज्यूम होने के बाद 6 हफ्ते में वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। अब 2 हाउसेज है पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो कौन 6 हफ्ते कहां से होंगे? तो जो हाउस लेटर रिज्यूम हुआ वहां से 6 हफ्ते काउंट होंगे। ऑर्डिनेंस जो पार्लियामेंट के अंदर हम कहते हैं प्रेसिडेंट पास करते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर जब लॉ को अप्रूव किया जाएगा, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड लॉ पास बाय पार्लियामेंट हैज इक्वल स्टेटस। यस, ये कब आता है भैया? रिसेस के वक्त, पार्लियामेंट के रिसेस के वक्त। जैसे हम कहते हैं ना, घर के अंदर मान लो पापा इज द हेड और पापा उस केस में मान लो छुट्टी पर गए हुए या काम से बाहर गए हुए, उस वक्त मम्मी इज द हेड, तो मम्मी जो डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा। वैसे ही यहां पर हम कह रहे हैं, जब पार्लियामेंट के पास पावर है तो पार्लियामेंट ले रहा है, बट पार्लियामेंट रिसेस में है तो प्रेसिडेंट ले रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। और जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 में दिया है प्रेसिडेंट के लिए, वैसे ही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सेक्शन आर्टिकल 213 में दिया है। आर्टिकल 213 ये गवर्नर को लेकर एक स्टेट के लिए मुतातिस मुतंदिस विद एप्रोप्रिएट चेंजेस, ये आपको किसके लिए एप्लीकेबल करना है? ये आपको स्टेट के लिए एप्लीकेबल करना है। तो जब एक स्टेट लेजिस्लेचर रिसेस में है, उस वक्त कोई स्टेट में कानून पास करना है, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स उस पर्टिकुलर लॉ को पास करा सकते हैं, जो ऑर्डिनेंस कहलाएगा। और जब वो स्टेट लेजिस्लेचर रिज्यूम होगा रिसेस से, तो उसके बाद वो अप्रूव करता है तो एक्ट बन जाएगा, वरना वो मैक्सिमम 6 वीक्स एंड 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स तक वैलिड है। यहां पर गवर्नर को ऑर्डिनेंस लाने के लिए प्रेसिडेंट के कंसेंट की और सैंक्शन की जरूरत होती है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट में हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेंट लगेगा, उनका सेशन लगेगा। यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ साथ प्रेसिडेंट का सैंक्शन जरूर लगेगा गवर्नमेंट को। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। पॉइंट नंबर 20 इज ओवर। अब पॉइंट नंबर 29 जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट है दोस्तों, इसमें ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बोलो, सबसे पहले लिस्ट 1 के तहत जो शेड्यूल 7 है, वो लिस्ट 1 में किसको अधिकार देता है लॉ बनाने का? यूनियन लिस्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है। लिस्ट 2 में जो मैटर्स दिए, लिस्ट 2 के मैटर्स में किसको अधिकार है? स्टेट लिस्ट के मैटर्स है, स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है। कुछ ऐसे मैटर्स है जो लिस्ट 3 में आते हैं, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। एंड बाकी हम कहते हैं रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर मतलब ध्यान रखना, कुछ मैटर्स जो लिस्ट 1 में आते हैं वहां पर यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, जब कुछ मैटर्स जो लिस्ट 2 में आते हैं वहां पे स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट। जो मैटर्स लिस्ट 3 में दिए है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों है, पार्लियामेंट है।
प्लस स्टेट लेजिस्लेचर है, बट रेसिड्यूरी पावर में हम कहते हैं ओनली पार्लियामेंट, मतलब जो मैटर्स लिस्ट 1, 2, 3 में कवर नहीं हुए, लिस्ट 1, 2, 3 में कवर नहीं हुए, उन मैटर्स पर अगर कानून लाना है तो उसे रेसिड्यूरी पावर कहते हैं। और उस केस में वो किसके हाथ में रहता है? पार्लियामेंट के हाथ में रहता है। सब लोग हैं मेरे साथ? अगर पार्लियामेंट के लॉ में और स्टेट के लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो यूजुअली हम कहते हैं द पार्लियामेंट लॉ विल ओवरराइड द स्टेट लॉ। आई होप इट इज क्लियर। ये पॉइंट यहां पर दिया, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट एंड फोर्थ रेसिड्यूरी पावर। अगर ये समझा है तो मैं पॉइंट नंबर 30 में जाता हूं। क्विकली थम्सअप करो। अगर पॉइंट नंबर 20 रन क्लियर तो थम्सअप करो। मैं पॉइंट नंबर 30 में जाता हूं। सब लोग फटाक से पॉइंट नंबर 30। बोलो भाई फटाक से। ओके, पॉइंट नंबर 30 को अगेन आप क्या दिया है? इंपॉर्टेंट मार्क करना। सर्कमस्टेंसेस व्हेन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। भैया स्टेट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट कब इंटरफेयर करेगा? लिस्ट 2 में किसको अधिकार है? स्टेट को अधिकार है। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जहां पे स्टेट लिस्ट होते हुए भी कौन अपने हाथ में पावर ले रहा है? पार्लियामेंट ले रहा है पावर। वो कौन से केस में होगा? नंबर 1, इन द नेशनल इंटरेस्ट। गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्टेट लिस्ट के डोमेन में आएगा और स्टेट से वो पावर छीन लेगा। जैसे जीएसटी कानून आया था, जीएसटी कानून आने से पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स था और स्टेट सेल्स टैक्स था, बट स्टेट सेल्स टैक्स को एबॉलिश किया गया और गवर्नमेंट ने इन द नेशनल इंटरेस्ट जीएसटी कानून को पास करवा दिया। पूरे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स लागू किया गया। उससे पहले हर स्टेट का अलग अलग सेल्स टैक्स था। तो इन द नेशनल इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने जीएसटी कानून लाया और वो कहते हैं जब नेशनल इंटरेस्ट में इस तरह से पार्लियामेंट को कोई कानून लाना है जो स्टेट लिस्ट के डोमेन में आता है तो वहां पर पार्लियामेंट को राज्यसभा की मेजोरिटी लगेगी। 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा मस्ट वोट फॉर इट। एंड जो वोट हुआ है राज्यसभा में, वो रेजोल्यूशन पास हुआ, वो 1 साल तक वैलिड है। जब तक लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पास नहीं होता है वो कानून एनफोर्स नहीं होता है। जीएसटी कानून 2011 से गवर्नमेंट कोशिश कर रहा था, पहले यूपीए सरकार, फिर मोदी सरकार, और फाइनली 2017 में जीएसटी कानून लाया गया। रीजन बीइंग जीएसटी कानून को लेकर काफी ज्यादा स्टेट्स अपोजिशन में थे। स्टेट्स का कहना था कि जीएसटी आने से उनका रेवेन्यू इफेक्ट होगा, इसलिए सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। एंड में फाइनली ये नेशनल इंटरेस्ट में 2017 में जीएसटी कानून पास किया गया। तो नंबर 1, इन द नेशनल इंटरेस्ट स्टेट लिस्ट में इंटरफेयर कर सकता है पार्लियामेंट। नंबर 2, इमरजेंसी सिचुएशन। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाई थी 1975 में, उस वक्त स्टेट के सारे पावर्स एबॉलिश होते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में ऑटोमेटिकली सीज, और ऐसे केस में पूरे देश में कंट्रोल और लॉ बनाने का, लॉ पास करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास आ जाता है। जैसे ही इमरजेंसी सीज हो जाएगी, 6 महीने बाद वो जो भी लॉज बनाए इमरजेंसी में वो सीज हो जाएंगे। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी आई थी, उन्होंने पूरे देश में नसबंदी का कानून लाया था। तो ये नसबंदी का कानून जैसे इमरजेंसी सीज हो गई, 6 महीने के बाद वो एबॉलिश हो गया। अगर किसी स्टेट में हंग पार्लियामेंट आता है तो वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं है, तो वहां पे प्रेसिडेंट का रूल आता है, तो वहां पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। जब 2 स्टेट्स गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे बीच का जो मैटर है वो आप रिजॉल्व करो, या फिर उस केस में डिस्प्यूट है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से लॉ के तहत डिस्प्यूट रिजॉल्व करे, उस केस में पार्लियामेंट लॉ पास कर सकता है और दोनों स्टेट्स के रिक्वेस्ट पर क्या करेगा? वो कानून लाएगा। एंड लास्ट, जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उस केस में पार्लियामेंट इंटरफेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं। आपने ये सुना है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC, सुना है? अगर सुना है तो यस सर बोलो। सुना है तो यस सर बोलो। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC, ये सिलो में सुना होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। उसका एग्जांपल दूंगा मैं। यस सर बोलो अगर सुना है तो। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अब सुनो, गुजरात में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सिटी बन रही है। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सिटी कहां पे बन रही है? गुजरात में।
जहां पे फॉरेन कंपनीज आकर एस्टेब्लिश कर रही है अपने बिजनेसेस को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। अब भले वो गुजरात स्टेट के अंदर हो रहा है, बट जैसे इंडिया और जापान में कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया और वो गुजरात में आकर वहां पे अपना बिजनेस सेटअप करने वाले हैं, तो भले वो स्टेट के अंदर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इंटरफेयर नहीं करेगा, वहां पर पार्लियामेंट इंटरफेयर करेगा ऑन एनी सब्जेक्ट विच रेफर्स टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। जहां पर इंडिया और जापान का एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के तहत इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो गुजरात में एक सिटी है वहां पे वो सेटअप किया जा रहा है, तो वहां पे गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, वहां पे कौन इंटरफेयर करेगा? पार्लियामेंट। तो कौन से वो केसेस है जहां पे स्टेट लिस्ट होने के बावजूद भी पार्लियामेंट आएगा? नंबर 1 आपको कहना है इन द नेशनल इंटरेस्ट, number 2 during emergency, number 3 in case of presidential rule, number 4 on request of 2 or more states, and number 5 in case of international agreements. In case of international agreements, parliament will make the law. I hope that point is clear. Point number 31, interpretive legislative list. Last 5 minutes for constitution. Interpretation of legislative list quickly. इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव लिस्ट का मतलब क्या है? क्विकली मुझे बोलो। इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव लिस्ट में पहला दिया प्लेनरी पावर्स। प्लेनरी मतलब क्या भाई? जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम कहते हैं कि पावर टू कलेक्ट टैक्सेस या टैक्स कितना होना चाहिए, ये अगर लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, तो टैक्स में किसको छूट देनी है ये भी लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लाइन लिखनी जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों को, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए जो प्रोविजंस है उसको वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है, प्लेनरी पावर्स है, वो कहते हैं वर्ड्स यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इंटरप्रेटेड विद वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। वर्ड्स यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इंटरप्रेटेड विद वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। जो एग्जांपल कहता है, पावर टू कलेक्ट टैक्सेस इज ग्रांटेड टू लेजिस्लेचर, पावर नॉट टू कलेक्ट टैक्सेस आल्सो बी प्रिज्यूम्ड टू बी इंक्लूडेड विद इन सच पावर। अरे बोलो भाई, ये प्लेनरी पावर्स है। देन पॉइंट नंबर 2, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? ध्यान रखना, अभी हमने देखा था लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। मुझे बोलो लिस्ट 1 में किसके पास अधिकार है? लिस्ट 1 में बोलो मुझे क्विकली, लिस्ट 1 में किसके पास अधिकार है? शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 में किसके पास अधिकार है? किसके पास अधिकार है? आ रहा हो बेटा उस पर भी साथ एक, वो पॉइंट नंबर 4 है ना, कलरेबल। पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं, मुझे बोलो लिस्ट शेड्यूल 7 के तहत लिस्ट 1 में किसके पास अधिकार है? यूनियन का पास है, यूनियन के पास है। तो लिस्ट 2 में किसके पास अधिकार है? स्टेट के पास है। तो भाई अगर स्टेट के पास कुछ मैटर्स पर अधिकार है, यूनियन के पास कुछ मैटर्स पर अधिकार है, और मान लो स्टेट और यूनियन लिस्ट में कोई मैटर्स पर अगर कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे केस में रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है, हार्मोनी मतलब पीस, शांतता, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है अगर दोनों लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों एंट्रीज को रिकंसाइल करना है, दोनों को बैलेंस करना है, जहां पे जरूरी है केस लॉ वहां पे लिखना है बेटा, दोनों एंट्रीज को बैलेंस करना है, सो दैट दोनों लिस्ट के अफेक्ट दिया जाए, दोनों लिस्ट को प्रॉपर्ली रिकंसिल करना है, दोनों को बैलेंस करना है। भाई ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हम देखते हैं, जब दो प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट हो तो दोनों को रिकंसिल करो, जब दो प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट हो तो दोनों को रिकंसिल करके दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई दो आर्टिकल्स है या दो प्रोविजंस है, उनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो दोनों को रिकंसिल करो और दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ये रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब दोनों को फॉलो करने की कोशिश करनी है, ये रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है। पॉइंट नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, व्हाट इज दिस? पॉइंट नंबर 3, इसको हम एग्जाम्पल के तहत देखेंगे और उसके बाद आपको समझेगा। देखो अभी देखा है, लिस्ट 2 में स्टेट के पास अधिकार है, लिस्ट 2 में स्टेट के पास अधिकार है। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था अंडर लिस्ट 2, राजस्थान गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ, उधर लिखना पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, मतलब पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था और यूज ऑफ साउंड एम्पलीफायर्स को रेस्ट्रिक्ट किया था। साउंड एम्पलीफायर स्पीकर्स होते ना, उनका यूज रेस्ट्रिक्ट किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने लिस्ट 2 के तहत। राजस्थान गवर्नमेंट के इस पावर को चैलेंज किया गया, ये कहते हुए लिस्ट 1 कहता है यूनियन लिस्ट की कोई भी वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीफोन है, टेलीग्राफ से, उसका पावर यूनियन लिस्ट में आता है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया है साउंड एम्पलीफायर्स को रेस्ट्रिक्ट करना, ये गलत है। जब मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा अरे भाई
राजस्थान गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शन किया था साउंड एम्पलीफायर्स का, वो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए किया था, ना कि उनका पर्पस था ब्रॉडकास्टिंग को लेकर लॉ लाना। उन्होंने कहा पार्लियामेंट हैज अ पावर टू इंट्रोड्यूस द लॉ, ऐसा कोर्ट में कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राजस्थान गवर्नमेंट हैज अ पावर टू प्रोहिबिट अननेसेसरी नॉइज अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। भैया पिथ एंड सब्सटेंस, द रीजन और पर्पस बिहाइंड द लॉ। राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉ क्यों पास किया था साउंड एम्पलीफायर्स का? उनको ब्रॉडकास्टिंग को लेकर लॉ नहीं लाना था, उन्होंने पास किया था अपने पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन के लोगों के पब्लिक हेल्थ के लिए नॉइज को रेस्ट्रिक्ट किया था। तो पिथ एंड सब्सटेंस मतलब रीजन ऑब्लिक पर्पस ऑफ लॉ। जब भी किसी लॉ को कोर्ट के अंदर अपोज किया जाएगा तो कोर्ट उस केस में उस लॉ को पास करने के पीछे का क्या पिथ और सब्सटेंस है, क्या रीजन और पर्पस है, वो जानने की कोशिश करेगा। अगर रीजन और पर्पस उस पर्टिकुलर स्टेट के अधिकारों में आता है तो ऐसे केस में लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। इसलिए ऊपर पढ़ो पिथ एंड सब्सटेंस में क्या लिखा है। When a law in reality and substance falls within an item on which a law is enacted, when a law in reality and substance falls within an item on which law is enacted, then such law shall not become invalid merely because it touches a matter outside the power of authority making the earlier law. अरे भाई, when a law in reality and substance falls within an item on which a law is enacted, then such law shall not become invalid. राजस्थान गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया था पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन लिस्ट 2 के तहत पास किया था, तो उनका लॉ इनवैलिड नहीं होगा merely because it touches a matter outside the power of authority making the earlier law. तो भैया लिस्ट 2 का जो ब्रॉडकास्टिंग है उसके अंदर ये आएगा नहीं। The pith of any substance shall be taken into consideration before making such law invalid. रीजन और पर्पस क्या था वो देखना जरूरी है। अरे बोलो पिथ एंड सब्सटेंस का पॉइंट अगर समझा है तो थम्स अप करो क्विकली या ओके लिखो क्विकली। फटाक से बोलो मुझे। अरे बोलो भाई, पिथ एंड सब्सटेंस। ओके, ये रूल ऑफ लास्ट पॉइंट में आता है। रूल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेचर क्या है? रूल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेचर कहता है भैया इसको इस तरह से पढ़ना है जैसे मैं करूं, व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। देखो मैंने पहला सेंटेंस लास्ट वाला लिया है और जो फर्स्ट वाला पॉइंट था सेकंड सेंटेंस लिया। व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। मतलब क्या भाई? मतलब आपको समझना है कि अगर रेलवेज की बात करें, रेलवेज भले ही महाराष्ट्र में भी रेलवे है, हर स्टेट में रेलवे है, रेलवे को लेकर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। तो अगर किसी स्टेट ने अपने स्टेट के लिए, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई में लोकल ट्रेन है, तो लोकल ट्रेन को लेकर अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया तो वो कानून इनवैलिड माना जाएगा, वो कलरेबल लेजिस्लेशन में आएगा। बिकॉज रेलवे को लेकर कोई भी कानून पास करना है किसके अधिकार में है? पार्लियामेंट के अधिकार में है। सो व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। अगर कल को लोकल ट्रेन रोकनी है, ये लोकल ट्रेन को स्टार्ट करना है, या कौन से एरिया से लोकल ट्रेन जाएगी कौन से एरिया से नहीं जाएगी, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड करने की कोशिश करे तो भी अलाउड नहीं है। ये किसके डोमेन में आता है? सेंटर, पार्लियामेंट के डोमेन में आता है। तो अगर कोई चेंजेस लाना है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को किसको रिक्वेस्ट करना है? पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करना है टू चेंज द लॉ ऑफ रेलवेज। ये रूल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेचर का बेस्ट एग्जांपल है। इट मींस व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली ऑल्सो। And then the last point of constitution, freedom of trade, commerce and intercourse. freedom of trade, commerce and intercourse, ध्यान रखना। अब जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड होगा ना, you'll be surprised to see कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है once we see the last past exam question papers। मैं आपको जो नोट्स के अंदर दिए क्वेश्चन पेपर्स वो जरूर दिखाना चाहूंगा बिफोर वी टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। ध्यान रखना क्या दिया यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पहले कंप्लीट कर लेता है। ये बहुत सिंपल है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये कहता है भैया इंडिया में आप किसी भी जगह पर जा सकते हो, किसी भी जगह पर जाके बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स आप आ जा सकते हो। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना, ट्रेड, कॉमर्स, क्या इंटरकोर्स है, बट कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ इसमें है कि आपके पास उस पर्टिकुलर स्टेट के ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करने, आपके पास परमिट होना चाहिए, व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आप फ्री हो टू डू एनी ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन एनी स्टेट्स, बट आपको स्टेट का लाइसेंस,
परमिट्स, इसका ध्यान रखना है। आप अगर ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शंस लाने हैं तो उसका रेस्ट्रिक्शन का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पब्लिक इंटरेस्ट में लाएंगे, जैसे कि हम कहते हैं कुछ आर्टिकल्स, जब हम कहते हैं ओनियन का एक्सपोर्ट बैन किया जाता है या ओनियन का प्रोडक्शन, हम कहते हैं ओनियन मान लो दिल्ली में कम शॉर्टेज है तो दिल्ली गवर्नमेंट कहता है हम दिल्ली में यूज करेंगे पहले, उसके बाद किसी और स्टेट को देंगे। महाराष्ट्र में ओनियन का शॉर्टेज है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहता है हम पहले उस केस में हमारे यहाँ यूज करेंगे फिर किसी और स्टेट को देंगे, तो बोलते नहीं चलेगा। ट्रेड और कॉमर्स और इंटरकोर्स को लेकर जो भी रेस्ट्रिक्शन लाना है वो कौन लाएगा? पार्लियामेंट लाएगा, कोई और ला नहीं सकता है। ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनेगा पार्लियामेंट की तरफ से जो किसी एक स्टेट को प्रेफरेंस दे ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स में। भैया ट्रेड मतलब बिजनेस, कॉमर्स बिजनेस के लिए, किसी एक स्टेट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, किसी एक स्टेट को लेस प्रायोरिटी, ऐसा नहीं होगा। देखो लोग अक्सर कहते हैं कि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो गुजरात स्टेट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स में, बट आर्टिकल 303 कहता है ऐसा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून पास नहीं करेगा जिससे एक स्टेट को प्रेफरेंस मिलेगा। एट द सेम टाइम वो कहता है अगर बाहर से कोई गुड्स आपके स्टेट में इंपोर्ट हो रहे हो तो उस गुड्स पर अगर आप टैक्स लगा रहे हो, आप तभी लगा सकते हो जब आपके स्टेट में जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सेम गुड्स, उस पर आप टैक्स लगाते हो। तो आर्टिकल 304 कहता है गुड्स इंपोर्टेड इनटू अ स्टेट विल बी टैक्स्ड ओनली इफ द सेम गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन योर स्टेट आर आल्सो टैक्स्ड। दैट इज द पॉइंट। ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स को लेकर पूरा अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स और इंटरकोर्स है, बट इसमें एक्सेप्शन है जहां पे रेलवे का मोनोपोली है, मतलब जहां पे रेलवेज है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वहां पे ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स, रेलवे की जो हम कह सकते हैं माल गाड़ी है, जो हम कह सकते हैं गुड्स ट्रेन है, उसके अंदर कौन से गुड्स जाएंगे कौन से गुड्स नहीं जाएंगे, इसका पूरा अधिकार किसके पास है? रेलवेज के पास है। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ एनी ट्रेड वेयर स्टेट हैज अ मोनोपोली। आई होप ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स के ये 5 आर्टिकल्स जो 5th एक्सेप्शन है सबको समझा है। अगर समझा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको क्विकली नाउ लेट अस सी वेयर वी स्टैंड वंस वी आर कंप्लीटेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यू बी सरप्राइज टू सी कि हमने मैराथन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कंप्लीट किया है उसके तहत जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस है उसमें हम कहां पे स्टैंड करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज जो पास्ट एग्जाम के पेपर्स है उसमें पहला मैं दिसंबर 18 का जो न्यू सिलेबस का पेपर है वो देखते हैं। न्यू सिलेबस के पेपर लेट अस सी वाकई में हमको सब समझा है कि हम लिख पाएंगे क्या, बिकॉज समझना अलग होता है, हम लिख पाएंगे क्या, जिस तरह से हमने पढ़ा है क्या उस तरह से हम लिख पाएंगे क्या, वो हम देखते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो दिसंबर 18 का क्वेश्चन पेपर है उसमें मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 1C पढ़ो, सब लोग पढ़ो 1C। लिख पाओगे क्या? लिख पाओगे तो जेएमडी बोलो। क्या लिखा है? डिस्कस द टेस्ट laid down by Supreme Court of India to determine the entity of a state whether it is instrumentality or agency of state। GMD बोलो GMD। अरे 1C लिख पाएंगे कि नहीं? We have discussed it today। अरे बोलो GMD। GMD बोलोगे तो आप लिख पाओगे, जो GMD नहीं टाइप करेगा वो नहीं लिख पाएगा, सिंपल है। अरे बोलो भाई। ओके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का और कोई सवाल है तो यहां पे देखते हैं। ओके नेक्स्ट, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अभी भी देखा था सेल्फ इंक्रिमिनेशन में 3 पॉइंट है। अक्यूज्ड है कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यू हैव डिस्कस्ड इट, 4 मार्क के लिए पूछा आर्टिकल 20 का पॉइंट। यस देन क्वेश्चन नंबर 2B इस बार आपको थम्स अप करना है। व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। रेस्ट्रिक्शंस बोलो। शेवपुरी दही चाट, शेवपुरी दही चाट, दही फाफड़ा शेव, याद रहेगा। शेवपुरी दही चाट, दही फाफड़ा शेव। 2B अरे बोलो भाई। 2B शेवपुरी दही चाट, दही फाफड़ा शेव। हमारे इस पॉइंट से आपको याद रहता है कि भाई हमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कितने याद रखने। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5B
discuss the procedure established by law under Article 21 of the Constitution of India with decided case law. Decided case law में किसका केस लॉ, कौन सा केस लॉ लिखेंगे? आर्टिकल 21 इज फॉर, बोलो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. कौन सा केस लॉ लिखेंगे यहाँ पर? क्विकली कमेंट करो, वेटिंग फॉर योर कमेंट. अगर आपने आज ध्यान दिया तो आप लिख पाओगे. कौन सा केस लॉ लिखेंगे? बोलो, नाम बोलो. मेनका गांधी वाला केस लॉ, करेक्ट. मेनका गांधी वाला केस लॉ लिखेंगे. सो दैट वाज द पेपर ऑफ December 18 which covered all the provisions or we can say questions of constitution और जो हमारे डिस्कशन में हुए December 18 के बाद June 19 का पेपर देखते हैं. June 19 में पहला ही 1B पढ़ो. 1B क्या लिखा है? Explain the freedom of association under Constitution of India. What reasonable restrictions have been imposed on this freedom under Article 19 of Constitution of Freedom of Association. भाई आदि का रिलीजियस एसोसिएशन याद है क्या? और इसका एक्रोनिम क्या था? मसाला शिवपुरी. मसाला शिवपुरी. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसके थे मसाला शिवपुरी. मसाला शिवपुरी 1B में. अरे बोलो भाई. उसके बाद 1B के बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट व्हेन वी गो वी रेफर टू दिस 1B के बाद कोई और सवाल दिख रहा है क्या? नॉट एबल टू सी. आप बोल सकते हो प्लीज. तो ओके 1B के बाद यस क्वेश्चन नंबर 5B क्या लिखा है? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 14 किसको लेकर भाई? राइट ऑफ इक्वलिटी. स्टेट दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. एक्सप्लेन इट. रेफर द रिलेवेंट जजमेंट. एयर इंडिया का केस, मीटू वर्सेस स्टेट का केस, देन बोलो बशेश्वर नाथ का केस. अरे बोलो भाई, वो सारे केसेस आर्टिकल 14 के रेफरेंस में आएगी ना? आर्टिकल 14 सब लोग है क्या? उसके बाद so those are the questions of Constitution of India in June 19 एग्जाम. बढ़ते December 19 एग्जाम के पेपर में. दोस्तों December 19 के पेपर में देखो, वाह 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 वाह. पहला ही क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? Rajasthan legislature passed a law restricting use of sound amplifiers. The law was challenged on the ground that it deals with a matter which falls in entry 81 of list 1 Constitution of India. Post and telegraph, telephones, wireless broadcasting and other like forms of communication, and therefore state legislature was not competent to pass it. Explain the proposition in the light of pith and substance rule, referring the case law on this point. भैया लिस्ट 1 में राजस्थान गवर्नमेंट ने जिसके तहत पास किया था वो लिस्ट 1 का कौन सा पॉइंट था? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन. पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन. यस यस, पिथ एंड सब्सटेंस. अभी जो हमने केस लॉ पढ़ा था उसी केस लॉ पर वो 5 मार्क का क्वेश्चन है एग्जाम में December 19 का आया हुआ. अरे बजाओ ताली भाई, मतलब हमने जो पढ़ा उस पर फायदा हो रहा है. देखो क्वेश्चन 2A. एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रियम्बल एज इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. अच्छा, प्रियम्बल पर लेकर रोल ऑफ प्रियम्बल वो उसमें नहीं आएगा, सॉरी. देन यस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिट ऑफ को वारंटो. को वारंटो मतलब क्या? लालू प्रसाद यादव. ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस? इट कैन बी पास्ड ओनली अगेंस्ट, बोलो, इट कैन बी पास्ड ओनली अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिस एंड नॉट अगेंस्ट एनी प्राइवेट पर्सन. को वारंटो में लालू प्रसाद यादव का केस 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है. रिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में रिट ऑफ को वारंटो आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32. 226 फॉर हाई कोर्ट, 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट.
इसके साथ ही वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी हैव कवर्ड, ट्राइड टू कवर ईच एवरी पॉइंट माइन्यूटली, और सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी पास्ट एग्जाम के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस है वो हर एक क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। इस तरह से हमने डिस्कस किया।